नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करेंगे हम मानसून की, क्योंकि मानसून को लेकर एक अच्छी खबर आई है। और अच्छी खबर यह है कि इस साल मानसून वक्त पर पहुंच सकता है और आईएमडी ने कहा है कि 1 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा, मतलब कोई डिले नहीं होगा। यह बात आईएमडी ने कही है। आईएमडी ने अपने पहले पूर्वानुमान में कहा था कि इस सीजन में अच्छी बारिश होगी, 98% बारिश का अनुमान जताया है। 15 मई को दूसरा पूर्वानुमान आईएमडी की तरफ से जारी होगा, उसमें मानसून को लेकर तस्वीर और साफ होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामनी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेनामनी जी। 1 जून को सर जब आप लोगों ने ये कहा है कि केरल मानसून पहुंच जाएगा, तो उसके बाद सर कैसी रफ्तार रहेगी? मतलब केरल तो पहुंच जाएगा वक्त पे, लेकिन केरल के अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी वक्त पे ही पहुंचेगा या वहां पर कुछ डिले हो रहा है? देखिए, मैं पूरा ये बोलना चाहता हूँ कि जो सीजन है वो लानिना में चल रहा है। और आप अगर अभी पैटर्न देखेंगे कि कहीं भी कोई हीट वेव ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ। जो महाराष्ट्र का जो अंदरूनी इलाका है, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, जहाँ जहाँ मतलब पेरेनियल होता है हीट वेव, जहाँ लाइव तो इतना खतरा वो नहीं है। ये और अच्छा रेन और थंडरस्टॉर्म चल रहा है अभी तक। तो उसी के साथ साथ ये जो अभी आया हुआ है, जो आउटलुक आया हुआ है, उसमें केरला के ऊपर वो छू रहा है, वो रेनफॉल पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग एक मतलब जनरल तरफ पर 1 जून को बोले हैं कि जो हमारा केरला कोस्ट है वो मानसून आके छुएगा या टच करेगा। उसके बाद लानिना ईयर है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये रहेगा द जो फर्दर जो और उनका जो गति है वो नॉर्मल रहेगा। ओके, तो मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद भी मानसून की चाल जो है वो ठीक रहेगी। मुंबई में सर क्या अनुमान है बारिश का? कब तक मानसून यहाँ पर आएगा? बहुत गर्मी हो रही है मुंबई में। देखिए, अब तो बहुत मुश्किल है जब तक केरला नहीं पहुंचता है, क्योंकि वहां से फिर 12-13 जून तो नॉर्मल रहता है। तो अभी ये देखना है कि लास्ट ईयर जैसे सिस्टम फॉर्म हुआ था और मानसून को एकदम खींच के लाया, तो इस साल मॉनिटरिंग अभी तो बहुत टू अर्ली है। लेकिन यही है कि महाराष्ट्र में अच्छा थंडरस्टॉर्म और रेन चल रहा है, बारिश वगैरह बीच बीच में होता रहता है, चाहे मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो। तो इतना कोई मानसून थोड़ा डिले हो गया तो कोई मतलब 1 या 2 दिन कोई इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा मेरे ख्याल। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन जेनामनी जी, एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला अनुमान आप लोगों का आया है कि अच्छा मानसून होगा, आप कह रहे हैं कि वक्त पे भी आ जाएगा। सर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वितरण को लेकर क्या इनपुट है आपके पास? क्या रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रहेगा या ऐसा तो नहीं कि कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश और कहीं पे बहुत कम बारिश? वो तो हर साल वेरिएशन तो होता रहता है, लेकिन इस साल जो हम लोग दिए ना, तो थोड़ा बहुत जो झारखंड, उड़ीसा, इस एरिया में थोड़ा कम का रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी दिया है। बट अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन आएगा तो उसमें ज्यादा डिटेल्स रहेगा, जो जून फर्स्ट वीक या मई एंड में। अदरवाइज तो रेन का जो सिनेरियो है वो अच्छा रहेगा, उम्मीद है। ठीक है। एक जी आखिरी सवाल सर जेनामनी जी आपसे कि 1 जून को जब मानसून केरल पहुंचेगा, जी 1 जून को जब मानसून केरल पहुंचेगा, तो जो आप लोगों ने जिसके आधार पे ये आप लोग बता पाए हैं कि 1 जून को ही मानसून पहुंचेगा, तो क्या उस दौरान केरल के इलाकों में बहुत जबरदस्त बारिश होने वाली है या हल्की फुल्की बारिश होकर फिर मानसून वहां से आगे बढ़ जाएगा? नहीं, देखिए, केरला में तो जब होता है नॉर्मली बारिश होता है, क्योंकि वो तो रेन के साथ ही लिंक है। वो तो पूरा बिल्कुल जो हमारा जैसे नंबर ऑफ स्टेशन रहता है उसका 60% स्टेशन और मोर अच्छा रेन रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो आया हुआ है हमारा जो हमारे साथ जो आउटलुक आया हुआ है, तो इट शोज की रेन अच्छा होगा एक्चुअली ड्यूरिंग दैट फर्स्ट वीक ऑफ जून, नो डाउट।
ओके ओके, ठीक है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो, बहुत ज़रूरी है अच्छा मानसून देश के लिए, खेती के लिए, किसानी के लिए। लेकिन चलिए, और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर है चीनी को लेकर। चीनी को लेकर खबर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़ गए हैं और हफ्ते भर में करीब 5% और अप्रैल में 20% तक दाम बढ़े हैं, क्योंकि ब्राज़ील और थाईलैंड में उत्पादन कम हुआ है और ब्राज़ील में चीनी के उत्पादन में 80 लाख टन तक की कमी की संभावना जताई जा रही है और ब्राज़ील में सूखे की वजह से एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से भी सपोर्ट मिला है। तो ग्लोबल मार्केट में $400 के आसपास प्राइस पहुंच चुका है और इसका फायदा इंडियन मार्केट को ये हो रहा है कि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 54 से 55 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 40 लाख टन चीनी जा भी चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा जी हैं, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के। अविनाश जी, बहुत स्वागत है सर। आप बताएं सर कि एक्सपोर्ट को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात हैं वहां पर चीनी कम है, कितना एक्सपोर्ट और यहां से हो सकता है सर? जी देखिए, जैसा आपने बताया, वर्ल्ड मार्केट के जो प्राइसेस हैं काफी ऊपर गए हैं और मेन रीजन जैसा आपने करेक्टली बताया कि ब्राजील की जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 80 लाख टन कम होने वाली है एज कम्पेयर टू जो अनुमान था हमारा। अब चूंकि क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफी ऊपर है, इसलिए इथेनॉल की प्राइस भी अच्छी रहनी चाहिए। इस कारण जैसा आपने और बताया कि उसका भी और डाइवर्शन हो सकता है बियॉन्ड दिस 80 लाख। इन एडिशन टू दिस, थाईलैंड का प्रोडक्शन पिछले 2 सालों में करीब 70-80 लाख टन नीचे रहा है एज कम्पेयर टू व्हाट दे यूजुअली डू। तो ये दोनों जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया के, ब्राजील और नंबर 2 थाईलैंड, दोनों के बीच में करीब करीब 150 लाख टन चीनी का उत्पादन कम है दैन व्हाट दे यूजुअली डू। और इसीलिए इंडिया को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया काफी सरप्लस में बैठे हैं हम लोग, इसीलिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसके कारण 60 लाख टन का जो हमें टारगेट दिया गया था, हम 4 महीने में ही 55 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। और अगर ये आज शायद करीब 430 या 420 डॉलर हमें मिल रहा है फॉर आवर शुगर, अगर ये 30 या 40 डॉलर और ऊपर गया तो हम और भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बियॉन्ड 60 लाख टन और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगा सर, 60 लाख से ऊपर का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो? नहीं, मुझे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीनी की एक्सपोर्ट परमिसिबल है ओजीएल में भी, और हमें केवल जब सब्सिडी चाहिए होता है तो एक भारत से एक प्रोग्राम की जरूरत होता है। जैसा मैंने बताया कि 470-480 डॉलर अगर चला गया चीनी का दाम, तब हम बिना सब्सिडी का भी कर पाएंगे एक्सपोर्ट। हाँ, ये सवाल मेरा पूछने का मतलब आपसे ये था कि फिर अब जब आप कह रहे हैं कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो अब जरा अविनाश जी हमें ये बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको बहुत अच्छा भाव मिल रहा है चीनी का और आप बहुत बड़ी मात्रा में चीनी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें और घरेलू बाजार में सप्लाई की दिक्कत हो जाए और फिर यहाँ भी दाम बढ़ जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं होगा कि हमारी जो उत्पादन इस साल है हमारे कंजम्पशन से करीब करीब 40-45 लाख टन ज्यादा है, और हमारी जो कैरी फॉरवर्ड थी शुरुआत में वो करीब 50 लाख टन ज्यादा है। तो करीब 90 लाख टन एक्स्ट्रा पे हम बैठे हैं, या 100 लाख टन, और अगले साल फिर हमारी उत्पादन करीब 40 लाख टन 45 लाख टन ज्यादा होने वाली है कंपेयर टू डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। इसीलिए कतई शॉर्टेज की नहीं होगा डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने कोई लिमिट तो तय कर रखा होगा ना सर? मान लीजिए 100 लाख टन एक्सपोर्ट आपने कर दिया, उसके बाद भी डिमांड आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, तो क्या आप मना कर देंगे कि नहीं अब हमें चाहिए चीनी देश के लिए, या बोल देंगे कि यहाँ लोग थोड़ा शक्कर कम खाएं, वैसे भी शुगर की दिक्कत बढ़ जाती है बॉडी में, तो और कर देंगे एक्सपोर्ट? नहीं, क्या होता है कि ये डिमांड सप्लाई के कारण या मार्केट फोर्सेस के कारण प्राइसेस ऊपर नीचे होती है। अगर जैसे डोमेस्टिक मार्केट को लगेगा कि विद इन द कंट्री इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की उपलब्धता कम हो गई है या यहाँ पे जो सरप्लस है कम हो गया है, डोमेस्टिक प्राइसेस भी ऊपर मूव कर जाएंगे। अगर वो ऊपर मूव कर जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट जाएगी टू एक्सपोर्ट। तो ये नेचुरल एक अपना सेटिंग हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, कंफर्म्ड बताऊं, गारंटीड बताऊं कि चीनी की सरप्लस इतनी ज्यादा है कि हमें कतई ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कभी भी
शॉर्टेज आएगा या सरप्लस भी कम होगा। हम सरप्लस में ही रहेंगे अगले 2 साल। अच्छा ठीक है, आप कहें कि अगले 2 साल तक हम सरप्लस में रहेंगे, मतलब डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा रहेगी। लेकिन आपने बीच में बोलते बोलते दबी जुबान में ये बात कह दी कि जब एक्सपोर्ट का मार्केट हमारा बेहतर होगा, जब वहाँ पे हम ऊंचे भाव पर एक्सपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस इंप्रूव हो सकता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल मार्केट में तेज़ी इस वक्त है चीनी की कीमतों में या आगे जो होने वाली है, क्या उसका खामियाजा इंडियन कंज्यूमर को भी भुगतना पड़ेगा? क्या हमें भी चीनी के ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे? यहाँ दाम बढ़ सकते हैं क्या? इसकी कितनी संभावना है? देखिए, पहले चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीनी जो आज जिस दाम पे बिक रही है वो करीब करीब 7 रुपया 8 रुपया कम पे बिक रही है एज कम्पेयर टू जो दाम पे हम बेचे हैं 2 साल या 3 साल पहले। तो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो डिप्रेस्ड है। हमारे कंज्यूमर ने 2 साल पहले 7 रुपया या 8 रुपया ज्यादा दिया है और कोई कंज्यूमर को कोई शिकायत नहीं हुई थी। और दूसरा क्या होता है, हम अगर चीनी का दाम मुझे कम मिलता है या हमें लॉस होता है तो हमारे जो गरीब किसान हैं वो भी सफर करते हैं हमारे साथ साथ। तो इसलिए चीनी का प्राइस अगर बढ़ता भी है 5 रुपया 6 रुपया तो ये हमारे कॉस्ट को कवर करेगा। और हम लोग बार बार लॉस में तो काम नहीं कर सकते हैं, हमारे किसान भी लॉस पे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्राइस ऊपर बढ़नी है। हमारी भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट रही है कि मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर को 5 से 7 रुपया के बीच में बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए चीनी का दाम डोमेस्टिक मार्केट में अगर बढ़ता है इट इज फेयर एंड रीजनेबल, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका डिटेल में शुगर के मसले पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आगे के हालात क्या होने वाले हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि घरेलू बाजार में अभी चीनी की दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं आज की चर्चा में। प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के और सचिन गुप्ता हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और अब हम बात करते हैं बेस मेटल की, जहां पर तूफानी रफ्तार मार्केट की जारी है, ज़बरदस्त तेज़ी है। कॉपर और एल्युमिनियम लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। तो प्रथमेश जी बताएं आप कि क्या किया जाए, अभी कॉपर में एल्युमिनियम में ट्रेड लेना ठीक है या थोड़ा बाहर बैठकर देखा जाए? आई थिंक नो डाउट सारे बेस मेटल्स में हीटेड जो है वो कॉपर है और जिंक है एक तरफ से। तो यस ओवररेटेड मार्केट है, बट इस मोमेंटम में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है कॉपर में अराउंड 794 तक की दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से इस मोमेंटम में मैं बाय करने की सलाह दूंगा मेरे ख्याल से। बट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, करंट भाव भी दिख रहा है 780 के आसपास आप बाई करना चाहिए। 770 से इनका स्टॉप लगा के मेरे ख्याल से ऊपर में 785 और 790 के टारगेट्स मेरे ख्याल से मैं बाइंग मोमेंटम में रहूँगा कॉपर। अच्छा सचिन जी आपका क्या व्यू है? 780 के ऊपर है कॉपर, क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल, देखिए ओवरऑल जो बायस है वो अभी भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और ऑल्दो कॉपर के अंदर एक अच्छी बड़ी तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं और अभी भी जो है वो कंसिस्टेंसी बराबर बनी हुई है। तो ये जो डिप आया है अभी के ट्रेडिंग सेशन में, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से भी अगर देखा जाए तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ कॉपर में काम किया जा सकता है। अभी के जो प्राइस है अराउंड 780 781 के आसपास चल रहे हैं। थोड़ा सा और डिप मिलता है 777 और 776 के आसपास में, तो वहां से एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 772 का और अगेन अप साइड पे जो प्राइसेस है वो 790 प्लस के लेवल्स हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बलवीर का, पूछिए बलवीर जी। सर नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए बताइए प्रथमेश जी। आज करंट मार्केट प्राइस पर नेचुरल गैस में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? बिकॉज एंड ऑफ द ट्रेडिंग वीक है, यहाँ पे नेचुरल गैस अवॉइड करना चाहिए, फर्स्ट सलाह। सेकेंड, अगर ये इनके रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो 220 के स्टॉप लॉस से इनको सेल करना चाहिए 206 तक के टारगेट के लिए। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में जो अभी रुक रहेगा वो नीचे की तरफ का रहेगा, ये इस करंट स्ट्रैटेजी रहेगी। बट अगर आज के सेशन में इनको ये डिप मिलता है तो एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन। ओके, अगला सवाल तेलंगाना से आ रहा है, पूछिए। हेलो हेलो जी पूछें। हाँ, मैं सिल्वर पे पूछना चाह रहा सुन रहा हूँ हूँ सर, पूछिए। सिल्वर से पूछना चाह रहा हूँ। मैं फरवरी 17 तारीख को मैं 69,700 पे सिल्वर बाई करा हूँ फिजिकल में 50 किलो।
तो आगे जुलाई में क्या होने का अच्छा है? अच्छा। बताइए सचिन जी, 69,700 पर फिजिकल में इन्होंने चांदी खरीदी है, जुलाई तक रुकना चाहते हैं, जुलाई में क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चांदी का? जी मृत्युंजय जी, काफी अच्छे लेवल से इनकी बाइंग है और डेफिनेटली इनको वेट करना चाहिए जुलाई तक के लिए। अगर ये वेट करते हैं तो हमें लगता है एक बार 77,000 78,000 तक के लेवल्स जो हैं वो इमीडिएट जुलाई तक देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस को होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पोजीशन को होल्ड करने की राय आपकी होगी। अगला सवाल है निज़ार खान का, पूछिए खान साहब। हाँ, मेरे पास 250 कुंटल सोयाबीन है। हेलो। जी हाँ, सुन रहा हूँ सर। मेरे पास 250 सोयाबीन है, तो मैं अभी रखूं या निकाल दूं? ठीक है, आपके पास 250 क्विंटल सोयाबीन का स्टॉक है, अभी आप रखें या निकाल दें? बताइए सचिन जी, क्या सुझाव आपका, इनको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? प्राइस तो बहुत अच्छा है, क्या सुझाव होगा आपका? बिल्कुल मृत्युंजय जी, प्राइस काफी अच्छा है, लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं और अगर इनको अच्छा खासा मुनाफा सोयाबीन में मिल रहा है तो मेरी सलाह रहेगी कि इनको एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए, मतलब आधा माल अपना निकाल देना चाहिए। बाकी आधे के साथ में एक बार वेट कर सकते हैं, अप साइड में 7,800 7,900 के लेवल्स जहाँ मिलते हैं वहां पर एक बार वापस से प्रॉफिट किया जाए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल जैन का। राहुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए राहुल जी। सबसे पहले तो सर बधाई आपको और आपकी टीम को कि आप बहुत मीठा बोलते हैं सर। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है आपका। जी जी बताएं। सर चांदी पर सवाल है कि अभी इन्वेस्टमेंट करना, मैंने फिजिकल में सितंबर में माल सब खाली कर दिया था, तो अब वापस से लेना चाहिए या टारगेट आगे बड़े टारगेट क्या मिल सकते हैं? प्रथमेश जी बताइए, चांदी तो एक बार मोमेंटम दिखा रही है, क्या इस भाव पर इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खरीदना चाहिए, और अगर हाँ तो आप क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे जो इनको दिमाग में लेकर चलना चाहिए? आई थिंक अगर ये फिजिकली बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनको दो भाव पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, एक तो 70,000 के भाव पे और एक 66,000 के भाव पे, अगर ये फिजिकल बायर है तो और इनका ओवरऑल ओवर में टारगेट रहेगा 74,000 पहला आपको टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ पर्सपेक्टिव से। अगर ये ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो 76,500 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर ये फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 71,000 के आसपास का भाव चल रहा है, और इनको अगर बाय करना है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल के लिए 70,700 प्रॉपर एंट्री पॉइंट रहेगा। 1,000 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट करीब अराउंड 72,000 के लिए रहेंगे। मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर में रिलेटिवली सिल्वर फेवरेबल बेट है, वोलेटिलिटी इस पर्टिकुलर काउंटर में ज़्यादा है, बाइंग मोमेंटम में रह सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, और रोहित हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, रोहित मुंबई से। पूछिए रोहित जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सुन रहा हूँ रोहित जी, पूछिए। लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं चने का मार्केट आपको सचिन जी कैसा लग रहा है? चने में नेक्स्ट वीक क्या व्यू है आपका? हाँ मृत्युंजय जी, चने का मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है हमें लगता है कि किस तरीके से फंडामेंटल्स में लाइक प्रोक्योरमेंट चल रहा है, और ऑल्दो ये लॉकडाउन और इन सब सारी चीजों के कारण डिमांड थोड़ी सी स्लैग है, बट हाँ अगर टेक्निकल चार्ट देखा जाए तो यहाँ पर एक बार अप साइड के मोमेंटम लग रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा करीब 5,250 का, और करंट लेवल से मार्केट पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अप साइड में हमें लगता है एक बार 5,600 5,650 तक के लेवल वो देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। बताइए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर करोड़ में 5,000 रुपए जाने की संभावना है क्या जल्दी? पूछिए। नमस्कार, 5,000 की संभावना है करोड़ में जल्दी? प्रथमेश जी, 5,000 का टारगेट क्रूड में दिख जाएगा क्या? अगर ये होल्ड करते हैं पॉसिबली अराउंड 15-20 ट्रेडिंग सेशंस तो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इमीडिएट नियर टर्म पे मेरे ख्याल से करेक्शन पॉसिबल दिख रहा है यहाँ से
4650 तक के लिए, बट ये अगर होल्ड करते हैं स्टॉप लॉस से मेरे ख्याल से आपको 5000 का भाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस काउंटर में जो है वीकनेस रह सकता है, तो अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो आज की आज निकलने की सलाह रहेगी। मंडे को कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं करना है, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। सचिन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, पहली रैपिड फायर कॉल निकल में है। निकल में करंट मार्केट प्राइस से बाय पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे यहाँ पे 1328, 1328 रुपए का स्टॉप लॉस देना होगा। अप साइड में 1345 रुपए तक के टारगेट से। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में सेल करना चाहिए 4780 शाम के सेशन में। 4860 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में टारगेट 4650 के लिए रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल सचिन जी। आखिरी कॉल भी बेस मेटल काउंटर से ही रहेगी मृत्युंजय जी। जिंक में बाइंग की सलाह रहेगी। 231 का स्टॉप लॉस, 237 के टारगेट के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, प्रथमेश जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।